और हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स कंप्लीट लेकर मैं उपस्थित हूं, जो दृष्टि 2024 है। और ये करंट अफेयर्स आपके लिए, आप जानते हैं, रामबाण साबित होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, वो कोई भी एग्जाम हो। तो बने रहेंगे चैनल के साथ। आइए पूरा स्पीड से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो सकता है, तो धैर्य का साथ दीजिए। चैनल लाइक सब्सक्राइब। और हाँ, उत्तराखंड पीसीएस प्री 7 जुलाई और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री दोनों के लिए और सबके लिए रामबाण है। तो जो भी पीसीएस प्री देने जा रहे, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे आर का हो, इसको बार बार आप सुन लीजिए। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां पर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर। किसका किया? श्री कल्की धाम मंदिर का। ये मंदिर किस जिले में स्थित है? आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर स्थित है। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। कहाँ पर? प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई, है ना। किसने किया? NIELIT के माध्यम से। असम का राज्य फल किसे स्टेट फूड घोषित किया गया है? काजी नेमू। असम का राज्य फल घोषित किया गया काजी नेमू को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? ट्विन थीम्स क्या थी हमारी इस वर्ष? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका क्या क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका पूछ सकते हैं। उससे महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? 26 जनवरी 2024 के तो इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लीजिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? यानी कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो राज्यों की अगर बात करें तो किसे दिया गया? ओडिशा को। किसे दिया गया? ओडिशा को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी ओडिशा की झांकी, जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड राज्यों में दिया गया। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय या विभाग को दिया गया? तो संस्कृति मंत्रालय को। किसे दिया गया? संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। अगर बात करेंगे मंत्रालय विभाग के आधार पर, संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के ऑनलाइन पोल के आधार पर घोषित 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियां अभी तक कौन सी थी? जजों के पैनल पर। अब ऑनलाइन पोल के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई, पहला स्थान गुजरात का था, विषय धोर्डो, गुजरात के सीमा पर्यटन के लिए वैश्विक प्रतीक। नंबर 1 पर गुजरात। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत समृद्ध विरासत। नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विद्यालय शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। तो ये ऑनलाइन पोल के आधार पर थी। वैसे ओडिशा और संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रही और मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में से कौन एक है? तो विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में पुंगनूर गाय। कौन सी गाय? पुंगनूर। पूछ सकते हैं आपसे, पुंगनूर गाय। अगला है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया? 19 जनवरी 2024 को। तो कहाँ पर किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। किसकी प्रतिमा है ये? डॉक्टर BR अम्बेडकर की। डॉक्टर BR अम्बेडकर की है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कहाँ पर बताएंगे? तो विजयवाड़ा में। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन कौन से हैं? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर कर्नाटक, नंबर 3 पर केरल, नंबर 4 पर तमिलनाडु। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ गुजरात नंबर 1 पे, नंबर 2 पर कर्नाटक। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किसे घोषित किया गया? आंध्रा, असम, MP, यूपी और उत्तराखंड। यानी कि यूपी और उत्तराखंड दोनों किसमें शामिल हैं? लीडर्स स्टेट में, ए श्रेणी में। तो आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आयोजन कब हुआ था? आप सब जानते हैं, ऐतिहासिक डेट है, विश्वों है ना सपनों का साकार डेट है, 22 जनवरी 2024 को। कब? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण
किस पारंपरिक स्थापत्य कला शैली में किया गया है? तो किस में किया गया है? नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार चीफ आर्किटेक्ट कौन है? मुख्य वास्तुकार कौन है पूछेंगे आपसे, तो चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तो लंबाई 380 फीट है, 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, 250 फीट है, और ऊंचाई 161 फीट है। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहां पर रखी? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में। आयुष दीक्षा क्या है? मानव संसाधन विकास केंद्र है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई जी को। किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई जी को। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के कितने वर्ष पूरे हो गए? 150 वर्ष। भारत के सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा सेवा अटल सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा सेवा अटल सेतु। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम से भी जानते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जानते हैं। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। समुद्र में 16.5 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ब्राइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण आयोजन किया गया था? तो 10वां संस्करण। पश्चिम बंगाल ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो 1 बैसाख। कब? 1 बैसाख, बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग्स के रूप में अधिसूचित किया है? तो क्या स्टेट गीत है आपका वहाँ का? स्टेट गीत क्या चुना गया? बांग्लार माटी बांग्लार जल। बांग्लार माटी बांग्लार जल। नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो वीबॉक्सी द्वारा। इसके अनुसार कार्य करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में? तो केरल नंबर 1 पे है। अगला है समग्र युवा नियोजनता ओवरऑल यंग एम्प्लॉयबिलिटी कितनी रही है? 51.25%। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्ध वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्रा, यूपी, केरल, तेलंगाना, जहां पर सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा वाले युवा हैं। तो रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या कहां पर है प्रतिशत में? तो हरियाणा में है 76.47%। नेक्स्ट है न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। 402 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 402 किमी लंबा है। यह किसका पार्ट है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है। विश्व के सबसे बड़े ऑफिशियल कार्यालय भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सूरत में किया गया है, सूरत डायमंड बोर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर में। कैश फॉर क्यूरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? महुआ मोइत्रा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की। कहां सांसद थी? कृष्णनगर, पश्चिम बंगाल से। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल है ना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई? 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो सबसे कम अपराध कोलकाता महानगर में। कहां दर्ज किए गए? कोलकाता महानगर में। विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहां किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। कहां पर? गुरुग्राम, हरियाणा में विश्व का सबसे पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल खोला गया। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जन मन योजना, पीएम जन मन योजना को। इसका विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहां पर? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो एम्स देवघर, झारखंड में किया गया।
एम्स देवघर झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023। ये संगमम कहां पर हुआ? वाराणसी यूपी में। वाराणसी यूपी में। गुजरात ने किस मछली को, किस फिश को स्टेट फिश राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली। किसे? घोल मछली। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल का। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्दीपेट तेलंगाना में। कहाँ किया गया? सिद्दीपेट तेलंगाना में। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। और अग्नि का पूरा नाम है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी झारखंड से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण इटावा में। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2018 को जो चुनावी बॉन्ड लागू किया गया था, चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, एक ये पॉलिटिकल फंडिंग थी। हालांकि अभी हाल ही में 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, रद्द कर दिया। यानी कि रद्द करने में कौन कौन लोग? 5 लोग थे जो माननीय थे, जज थे। उनमें भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना जी, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस JB पारदीवाला जी और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इन लोगों ने, महामहिम ने अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने नए चुनावी बॉन्डों को जारी करने पर रोक लगा दी है और न्यायालय ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्डों को जो विवरण है वो इलेक्शन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, है ना। SBI को उपयुक्त सूचनाएं 6 मार्च 2024 तक ECI के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी। ठीक है। अब जानते हैं चुनावी बॉन्ड योजना कब आई थी। चुनावी बॉन्ड योजना एक ऐसा बॉन्ड था जो वचन पत्र है ना के रूप में जारी करते थे। धारक बैरिक बैंकिंग था और किसी भी कारपोरेट निकाय द्वारा ये बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। ये बॉन्ड 1000 से 1 करोड़ तक थे। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, है ना, 1 करोड़ मूल्य तक ये बॉन्ड जारी किए होने की तिथि से 15 दिनों के अवधि तक वैध होते थे। ये नॉन डिफेंडेबल होते थे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा में पिछले आम चुनाव में कुल मतों का न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड के पात्र होते थे। अगला है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ग्लासगो UK में आयोजित COP26 में PM मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल वेस्ट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। और इसी के तहत भारत ने नवीनीकरण क्षमता संख्या की रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व में 4थे स्थान पर। कौन सी रहोगे? 4थे स्थान पर। जबकि पवन ऊर्जा क्षमता विंड एनर्जी कैपेसिटी के संदर्भ भारत विश्व में 4था और सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में विश्व में 5वां स्थान भारत रखता है। ये आपको जानना है। अगला है इसी में पॉइंट जो है 13 फरवरी 2024 को PM मोदी जी द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किए जाने की घोषणा की। कब? 13 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। कितनी? 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। ये योजना 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ लॉन्च की गई है। कब? 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ। PM सूर्य, है ना,
मुफ्त हर घर बिजली योजना और 1 करोड़ घरों के लिए ये लक्षित की गई है। इस योजना का लक्ष्य गरीबों और मध्यम वर्ग के विद्युत बिल को कम करने के साथ साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इसके लाभ क्या हैं? रूफटॉप सौर प्रणाली से प्राप्त निःशुल्क बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को प्रतिवर्ष 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत होगी। आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या वेंडरों को उद्यमशीलता अवसर प्राप्त होंगे। विनिर्माण, स्थापना, रखरखाव, तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए अवसर सृजित होंगे। अगला है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और खासतौर से उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन का स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, के लिए एक समान कानून। स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून के अवधारणा पर आधारित है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया। ज्ञातव्य है कि 6 फरवरी 2024 को यह विधेयक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 शीर्षक से विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, मैरिज और विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, उत्तराधिकार, सक्सेशन, सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप विषयक कानूनों और तत्संबंधी मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करना है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर है। ये उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो उस क्षेत्र के बाहर निवासित हैं जिस पर इस संहिता का विस्तार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 2 पाप से पढ़ित अनुच्छेद 2 के अंदर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। यानी कि पूछ सकते हैं ये किस पर लागू नहीं होगा, तो किसी भी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी पर लागू नहीं होगा। साथ ही इस संहिता के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूह पर भी लागू नहीं होंगे जिनके परंपरागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के अंतर्गत संरक्षित हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानून का परीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति को विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, रखरखाव, मेंटेनेंस और संरक्षिता, गार्जियनशिप जैसे विषयों पर ड्राफ्ट कानून तैयार करने या मौजूदा कानून संशोधन करने के कार्य सौंपा गया था। उत्तराखंड में जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थी पूछ सकते हैं, तो न्यायमूर्ति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड थी, वो उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इसमें अन्य जो मेंबर थे न्यायाधीश जस्टिस प्रमोद कोहली, मनु गौर, शत्रुघ्न सिंह और सुरेखा डंगवाल। और इस समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 2 फरवरी 2024 को सौंप दी गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अगला उससे महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत रत्न 2024। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मानवीय उद्यम ह्यूमन इंडिवियर के किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान की परंपरा वर्ष 1954 में शुरू हुई थी। 2 जनवरी 1954 की घोषणा के अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 विभूतियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भारत रत्न दिया था। किसी से पहली बार दिया गया? सीवी रमन, राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तब से लेकर आज तक अनेक विशिष्ट जनों को यह सम्मान दिया गया। प्रारंभ में मरणोपरांत किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाता था, किंतु वर्ष 1955 में किए गए प्रावधान के अनुसार ये सम्मान मरणोपरांत भी प्रदान किया जाने लगा और मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था मरणोपरांत? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत। भारत रत्न प्रत्येक वर्ष दिया जाए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें से 48 पुरुष हैं तथा 5 महिलाएं हैं। आइए देखते हैं क्या है इस बार। 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ये घोषणा उनकी 100वीं पूर्व संध्या पर की गई
और वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें प्राप्तकर्ता कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिक और शिक्षक थे। वो जननायक, पीपुल्स हीरो, जननायक के नाम से लोकप्रिय थे और वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था कर्पूरी ठाकुर जी का, और जन्म स्थल था इनका पितौझिया, कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर बिहार, और 1988 में इनकी डेथ हुई थी। कर्पूरी ठाकुर ने बहुत काम किए, जैसे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की, मैट्रिक परीक्षा के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषयों की सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने बिहार में पिछड़ों वर्गों, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में ही तत्कालीन बिहार सरकार ने 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर ही राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया था। ठीक है, तो ये इनका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। ये स्पष्ट है कि कर्पूरी ठाकुर ने ही मंडल आयोग, बीपी मंडल के थे, की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंडल आयोग ने ही राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के आरक्षण की सिफारिशें की थी। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में राजकीय समारोह आयोजित किया गया था, है ना। अगला है, इसके अलावा इस अवसर पर उनकी जीवनी पर एक लघु फिल्म कर्पूरी ठाकुर गरीबों का मसीहा प्रस्तुत की गई। साथ ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपए की मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही इस अवसर पर एक 100 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ज्ञातव्य है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर बिहार में स्थित है। इनके नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मधेपुरा बिहार में है। साथ ही इनके नाम पर एक ट्रेन जननायक एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के मध्य संचालित होती, जननायक एक्सप्रेस। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, 3 फरवरी 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। श्री आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। साथ ही सबसे लंबी अवधि तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सितंबर अक्टूबर 1990 के दौरान आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का आयोजन किया था। 1997 भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के सभी शहीदों नायकों को समर्पित किया था। मार्च अप्रैल 2004 में आयोजित उनकी भारत उदय यात्राएं तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 6 वर्ष के शासनकाल के दौरान भारत के उल्लेखनीय उपलब्धियों को व्यापक रूप से प्रचार किया था। अप्रैल मई 2006 के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री आडवाणी के नेतृत्व में द्वारका गुजरात से दिल्ली तक भारत सुरक्षा यात्रा संचालित की गई थी। श्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, 9 फरवरी 2024 को चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। वो 28 जुलाई 1979, 14 1980 तक भारत के पीएम रहे थे। साथ ही 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। इन्होंने भारतीय लोकदल नामक एक पार्टी की स्थापना भी की थी। वो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार थे, लैंड रिफॉर्म्स के। और इन्होंने जो बुक लिखी वो कुछ प्रमुख बुक हैं: इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। और इनकी जो समाधि नई दिल्ली में, उसका नाम है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूपी के नूरपुर गांव में हुआ था। 23 दिसंबर 1902 को यूपी के नूरपुर गांव में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 29 मई 1987 को। पीवी नरसिंहा राव को भारत रत्न दिया गया। वो 21 जून 1991 से 16 मई 96 तक भारत के पीएम रहे थे, याद रखिए इस बात को। और इन्हीं के सरकार के समय व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण, है ना, जो एलपीजी वाली सूचना शुरू हुई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन्हें प्राय भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था और इनकी डेथ 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। भारत के पीएम रहे, साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। एम एस स्वामीनाथन मरणोपरांत भारत रत्न दिया। वो भारत के कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन पर कार्य करने के लिए जाना था। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के रूप में भी जाना
जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसके अलावा टाइम मैगजीन ने 20वीं एशियाई लोगों में से एक घोषित किया था। उन्होंने 1988 में चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं, विश्व कृषि पुरस्कार भी जीत चुके हैं, खाद्य पुरस्कार भी जीत चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके ये है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। आप ये जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की स्थापना की गई थी। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोकसभा में इस न्यास की गठन घोषणा की गई थी और 5 अगस्त 2020 को PM मोदी जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। कब? 5 अगस्त 2020 को। ज्ञातव्य है कि 22 जनवरी 2024 को PM मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की। कब? 22 जनवरी 2024 को। इस अवसर पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, RSS के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास आदि लोग उपस्थित थे। मोदी जी ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान बनने से पूर्व 11 दिनों तक विशेष नियम का कठोरता से पालन किया था। अपने 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान PM मोदी जी ने श्री कालाराम मंदिर, पंचवटी धाम नासिक, पवित्र त्रियापर श्री रामास्वामी मंदिर केरल, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्रा, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, श्री अलविगम रमानाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु, गुरुवायूर मंदिर केरल और कोरंडाराम स्वामी मंदिर धनुषकोडी तमिलनाडु जैसे स्थानों की यात्राएं की, जो किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम से संबंधित है। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर एक प्रस्ताव पारित किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर गर्भगृह में श्री रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित की, जबकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। श्री रामलला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया। कहां से लाए गए? कर्नाटक से। किसका? कृष्णशिला पत्थर काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया। लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना है, लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना। चलिए और देखते हैं पॉइंट मेन चर्चित व्यक्ति। पंकज उदास, प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक एवं पार्श्व गायक का निधन हो गया। 26 फरवरी 2024 को चिट्ठी आई है जैसे मशहूर गीत गाने वाले पंकज उदास को वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है चंपई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। किसने? चंपई सोरेन ने। डॉक्टर नित्यानंद, भारत के प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट का निधन। इन्होंने ही पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली शैली विकसित की थी। डॉक्टर प्रभात, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया, वो किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राना, उर्दू शायर का निधन। उनकी कविता शाहदावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें बाद में एक वर्ष बाद वापस कर दिया था। उस्ताद राशिद खान, शास्त्रीय गायक का निधन, रामपुर सैसवान घराने से। नीना सिंह, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। वो CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं, नीना सिंह। अगला है उमा शेखर, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्नर काउंसिल के लिए चुनी गई। इस पद पर चयनित होने भारत की पहली महिला अधिकारी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल, जिनका निधन हो गया अभी हाल ही में। वो देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी और उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी, जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह तथा जस्टिस संदीप मेहता ने 9 नवंबर 2023 को उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीशों में शपथ ग्रहण की। इसके अलावा न्यायमूर्ति BP पार्ले ने जनवरी 24 में शपथ ग्रहण किया। हीरालाल समारिया को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में शपथ ग्रहण की हीरालाल समारिया। और इस पद पर पहुंचने वाले देश के पहले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में क्रांति के जनक, का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। उन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO के पद में ग्रहण किया और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है जया वर्मा सिन्हा। प्रीति अघालियम, IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार की निदेशक नियुक्त और इस प्रकार वो IIT की पहली महिला निदेशक बनी। डॉक्टर VVR सुब्रमण्यम,
नीति आयोग के सीईओ का पदभार ग्रहण किया किसने? BVR सुब्रमण्यम ने। 2 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहेगा। इससे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार ग्रहण किया न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी ने। प्रशांत कुमार यूपी के नए डीजीपी थे। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के नए अध्यक्ष। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक। सेंथिल पांड्यान WTO भारत के नए राजदूत। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का पदभार ग्रहण किया रश्मि शुक्ला जी ने। न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना जी ने नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष। अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन? अरिंदम बागची। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला डायरेक्टर महानिदेशक बनी है। अनीस शाह को फिक्की के अध्यक्ष बने। किसके बने? फिक्की के, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। कौन? अनीस शाह जी पूछ सकते हैं। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। वासुदेव देवनानी। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष। वासुदेव देवनानी राजस्थान के, नरेंद्र सिंह तोमर MP के। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गद्दाम प्रसाद कुमार। गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष। तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार। अगला है रघुवर दास वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास। इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन BRO के महानिदेशक। राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का चेयरपर्सन। R माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष। गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है गीतिका श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष। संजय कुमार अग्रवाल CBIC के अध्यक्ष। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली रुचिरा कंबोज जी ने। जस्टिस AP शाही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल। रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के नए मुख्य सतर्कता आयोग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। प्रवीण सूद CBI के नए डायरेक्टर। रवनीत कौर CCI की अध्यक्ष इस पद पर नियुक्त होने पहली महिला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अगला है डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। फली सैम नरीमन 2007 में इनका पद भी सम्मानित हुए थे और अभी हाल ही में 21 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया। अमीन सैनी प्रसिद्ध रेडियो संचालक और उद्घोषक का निधन 20 फरवरी 2024 को। पंडित भवानी शंकर प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय पखावज वादक का निधन। विजयकांत प्रसिद्ध तमिल अभिनेता एवं तमिलनाडु की DMDK पार्टी के संस्थापक का निधन 28 दिसंबर 2023 को। डॉक्टर B मुहुनिगिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन। अगला है S वेंकटरमण RBI के पूर्व गवर्नर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन। और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं इसमें, क्योंकि सबका N वलार्थमी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग काउंटडाउन को आवाज देने वाले इसरो वैज्ञानिक का निधन हो गया। CR राव का निधन। ओमान चांडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हो प्रकाश सिंह बादल का निधन तो 2013 में हो गया था। अन्य जो व्यक्तित्व है सतनाम सिंह संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद राज्यसभा की मेंबर मनोनीत। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। सुचेता सतीश 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। शेख हसन खान केरल के पर्वतारोही अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया। रायमती घुरिया उड़ीसा की कोरापुट जिले के आदिवासी किसान महिला बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया। उन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। कहाँ की? उड़ीसा की हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंच और विंबलडन US ओपन की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के विजेता पुरुष एकल के जैनिक सिग्नर इटली के विजेता रहे, जबकि उप विजेता रहे डैनियल मेदवेदेव रूस के। महिला एकल विजेता एरेना समालेका
बेलारूस उपविजेता किनवेन झेंग चीन के। जबकि पुरुष युगल विजेता जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वो उम्मीद है आने की, रोहन बोपन्ना, चूंकि भारत के हैं इसमें, रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता रहे सोमोन बोलोली और एंड्रिया बावासिर, दोनों इटली के। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के मिक्स डबल, पुरुष डबल में जो रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एब्डेन विजेता रहे, बहुत महत्वपूर्ण होता है इसके लिए, है ना। और बाकी उतना महत्वपूर्ण इसमें है नहीं। और ऐसे फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया विजेता, उपविजेता कैस्पर रूड रहे। जबकि महिला एकल में इगा स्टीवेक पोलैंड, उपविजेता कैरोलिना मुगुरुजा। और डबल सिंगल्स में उतना महत्वपूर्ण है नहीं। और इसी तरह विंबलडन 2023 में पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन, उपविजेता नोवाक जोकोविच। महिला एकल में मार्केटा बोंद्रोसा चेक गणराज्य, उपविजेता, और जोबो ट्यूनिसिया। यूएस ओपन 2023 विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के, डेनियल मेदवेदेव रूस के उपविजेता रहे। जबकि कोको गाफ अमेरिका के महिला में विजेता रही, उपविजेता एरेना समारिका बेलारूस की। तो ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 की जो मुख्य तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण है। 43 वर्ष और 329 दिन की अवस्था में रोहन बोपन्ना ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बने। रोहन बोपन्ना भारत ने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता। एटीपी पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बोपन्ना सर्वाधिक उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने। ओपन युग में लिएंडर पेस और महेश भूपत के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीतने वाले बोपन्ना भारत के तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। चलिए अगला है 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। तो आयोजन इसका तमिलनाडु में किया गया था 19 से 31 2024 को। शुभंकर इसका था बीरमंगई। 36 टीमों ने भाग लिया। तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु कहाँ का, चेन्नई, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर में। और पहले स्थान पर कौन रहा, आयोजन कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु में। नंबर 1 पर कौन रहा, महाराष्ट्र। नंबर 2 पर तमिलनाडु, 3 हरियाणा। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत, 53 158 पदक। नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 हरियाणा। अपना यूपी 7वें स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ एथलीट वृत्ति अग्रवाल तेलंगाना में 5 स्वर्ण पदक। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 5S वाला 16 टीमों ने भाग लिया। नीदरलैंड विजेता था। उपविजेता मलेशिया था। कहां पर हुआ था, ओमान में। कांस्य पदक ओमान को मिला। चैलेंजर ट्रॉफी विजेता पाकिस्तान था। भारत का 5वां स्थान रहा, है ना। पहला संस्करण था ये। FIH पुरुष विश्व कप हॉकी कहां पर हुआ था, ओमान में। विजेता नीदरलैंड रहा, उपविजेता मलेशिया। जबकि महिलाओं की बात करें तो विजेता नीदरलैंड रहा, उपविजेता भारत रहा, याद रखिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं। जबकि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 FIH हॉकी पुरुष विश्व कप, तो ये कहाँ पर हुआ, मेजबान था भारत, उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर राउरकेला में, कलिंगा स्टेडियम में। विजेता था जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। इसका एंथम था हॉकी है दिल मेरा, शुभंकर ओली द वॉरियर, ओलिव रिडले कछुए, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपके। इसी तरह के हम लोग और भी बात करेंगे। जो पहला महिला प्रीमियर लीग हुआ, WPL हुआ, विजेता थी उसकी मुंबई इंडियंस, उपविजेता थी दिल्ली कैपिटल। शुभंकर था शक्ति एक शेरनी। 4 से 26 मार्च 2023 के बीच हुआ। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी थी हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की। फेयर प्ले ऑफ मुंबई इंडियंस, ऑरेंज कैप मैग लेनिंग दिल्ली कैपिटल्स की, पर्पल कैप हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की। तो फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग थी, इसकी विजेता मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, है ना, मुंबई। तो ये इस तरह की लगभग अभी हम लोग और आगे भी करंट अफेयर्स करते रहेंगे। ये तो एक वो था, अभी पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स कराऊंगा। बस बार बार आप सुनते रहिए, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस प्री हो, चाहे यूपी, सबके लिए महत्वपूर्ण रामबाण है। बस आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।